नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो इससे पहले का जो क्लास हुआ था वो हमारा कह सकते हैं कि पाल वंश के ऊपर आधारित था। और आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा सेशन जो है वो हमारा सेन वंश के ऊपर जो है वो आधारित है। यानी कि हम देखेंगे अब सेन वंश के बारे में। आज का जो हमारा सेशन है वो सेन वंश के ऊपर आधारित है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सेन वंश, तो सेन वंश के बारे में हमने देखा। अगर आपने पाल वंश के बारे में नहीं देखा तो जाके प्लीज एक बार देख लीजिएगा। तो पाल वंश के बारे में आपको सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे सेन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था। एक प्रारंभिक जो बातें सेन वंश की है वो हम देखते हुए जो है वो अपनी क्लास को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो संस्थापक हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है, जो इनके संस्थापक हमें देखने को मिले हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो है सामंत सेन। सामंत सेन, यानी कि जो सामंत सेन है इस वंश के हमें संस्थापक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वही अगर वास्तविक संस्थापक की हम बात करें तो जो हमें वास्तविक संस्थापक देखने को मिलते हैं, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें तो उसमें जो हमें नाम देखने को मिलता है वो आदि पुरुष, आदि पुरुष, जो आदि पुरुष हमें देखने को मिले हैं इस वंश के, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वीर सेन। वीर सेन, इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। इस वर्ष के जो वास्तविक जो संस्थापक है उनका जो नाम है वो हमें सामंत सेन देखने को मिलता है। परंतु जो इस वर्ष के वास्तविक संस्थापक है उनका जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है आदि सेन। आदि सेन का जो हमें नाम है वह देखने को मिल जाता है। आपको बता दो इनकी जो राजधानी है, इनकी जो राजधानी है उसके बारे में अगर हम बताऊं, मैं बताऊं, इनकी हमें 4 राजधानियां देखने को मिलती है। वहीं अगर हम मिनहाज की बातें माने, यानी कि अगर आप देखेंगे मिनहाज की जो मध्य भारत में आए हुए यात्री हैं उनकी बात अगर हम माने तो हमें इनके 5 जो राजधानियां हैं वो देखने को मिल जाती है। पहला जो इनका राजधानी हमें देखने को मिलता है उसका नाम है विक्रमपुर। विक्रमपुर, विक्रमपुर हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे जो इनकी पहली राजधानी है वो हमें विक्रमपुर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप विक्रमपुर कर लीजिएगा। विक्रमपुर, जो इनकी अभी मैं इनके बारे में सारी बातें जो है वो आपको बताऊंगा कि इनकी जो राजधानी है किसने स्थापित किया था, क्या क्या कब कब हुआ था। दूसरी जो राजधानी है वो विजयपुर है। विजयपुर, जो दूसरी राजधानी हमें देखने को मिलती है वो हमें विजयपुर देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम तीसरी राजधानी की बात करें, जो इनकी तीसरी राजधानी हमें देखने को मिली है वो हमें देखने को मिली है कर्णसुवर। कर्णसुवर, जो इनकी हमें दूसरी राजधानी, जो तीसरी राजधानी वो देखने को मिली। अब इनकी एक जो हमें चौथी राजधानी देखने को मिली है वो लक्ष्मण, अगर हम देखें तो लक्ष्मणवती जो है, लक्ष्मणावती जो है वो हमें देखने को मिलती है। यानी कि लक्ष्मणावती, लक्ष्मणावती जो है वो हमें इसकी जो है वो हमें चौथी राजधानी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम मिनहाज की बात माने तो जो मिनहाज है उनके अनुसार अगर हम देखें जो हमें इनकी जो राजधानी देखने को मिलती है, जो पांचवी राजधानी है वह हमें नदिया देखने को मिलती है। यानी कि आप देखें कि नदिया नामक एक जगह है, नदिया नामक एक जगह है, वहाँ का जो कह सकते हैं वहाँ पे जो है इनका जो है राजधानी हमें देखने को मिलता है।
ऐसा कहा जाता है कि 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने, जो तुर्क था, उसने इनके ऊपर जो है, लक्ष्मण सेन के ऊपर जो है वो आक्रमण कर करके नदिया पर जो है वो अपना जो राज्य था उसको स्थापित कर लिया था, उनके राज्य को जो है वो विजित कर लिया था। तो ये सारी बातें जो है हमें इसमें देखने को मिल जाती है। तो अभी मैं ये सारी बातें जो है वो आगे आपको इन सभी बातों के ऊपर बताऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे हम इनकी राजधानी के ऊपर जो हमें कई सारे तथ्य देखने को मिल जाते हैं, तो हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इनकी प्रारंभिक हमें राजधानी देखने को मिलती है, जिसको विजय सेन ने स्थापित किया था, वो था विक्रमपुर। यानी कि आप देखेंगे इनकी प्रारंभिक राजधानी इनकी प्रारंभिक राजधानी इनकी जो प्रारंभिक हमें राजधानी देखने को मिलती है, वो आप देखेंगे कि इसको जो कह सकते हैं कि इसको जो स्थापित किया गया था, उसको विजय सेन ने जो है वो स्थापित किया था। विजय सेन ने जो है उसको स्थापित किया था। तो ये जो उनकी प्रारंभिक राजधानी हमें देखने को मिलती है, इसका जो हमें नाम देखने को मिल जाता है, वो हमें विक्रमपुर देखने को मिलता है। इसको विजय सेन ने स्थापित किया था। इनकी प्रारंभिक राजधानी विजय सेन ने किया था, जिसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें विक्रमपुर देखने को मिल जाता था। विक्रमपुर, आप इस चीज को जो है वो नोट कर लीजिएगा, किसने स्थापित किया था, इस चीज को भी जो है वो आप नोट करते हुए जो है वो आगे बढ़िएगा, ताकि आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आते हुए चलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि विजयपुर जो है, आप देखेंगे कि जो विक्रमपुर है, इसके बाद जो है इनकी जो दूसरी राजधानी जो बनती है वो हमें विजयपुर देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि विजयपुर जो है वो इनकी दूसरी राजधानी जो है वो बनती है। इसके बाद वो दूसरी राजधानी राजधानी बनती है बनती है तत्पश्चात इसके बाद जो है वो हमें दूसरी राजधानी जो है वो बनती हुई देखने को मिल जाती है। तो हमें इसके बारे में ये जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। लक्ष्मण सेन ने, जो लक्ष्मण सेन थे, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी उसे लक्ष्मणावती जो है वो बनाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनकी हमें तीसरी राजधानी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि लक्ष्मण सेन ने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेन ने अपनी राजधानी जो अपनी राजधानी है वो लक्ष्मण सेन, जो लक्ष्मण सेन थे, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी, अगर देखेंगे तो जो उनकी राजधानी में देखने को मिलती है वो लक्ष्मणावती देखने को मिल जाती है। वती को बनाया। ये तो रहे इनकी राजधानी के बारे में। एक मिनहाज के अनुसार जो है वो बातें हमें देखने को मिल जाती हैं, तो आप उसको जो है वो नोट कर लीजिएगा कि मिनहाज के अनुसार जो है, मिनहाज के अनुसार इनकी जो राजधानी थी, जब इनके ऊपर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, तुर्क ने आक्रमण किया, इनकी जो उस समय राजधानी थी वह राजधानी इनकी नदिया थी। यानी मिनहाज के अनुसार इनकी राजधानी नदिया थी। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। अभी नदिया के बारे में बताऊंगा कि जब ये लक्ष्मण सेन जो थे, इनके शासनकाल में जब तुर्क आक्रमण होता है, तो वहां पे हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको बताऊं कि पाल वंश, आप देखेंगे पाल वंश के बाद जो है
वो बंगाल में जो है वो हमें सेन वंश का जो है उत्पत्ति होता हुआ देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो पाल वंश का जो पतन होता है उसके बाद जो है वो सेन वंश का जो है वो राज्य जो है स्थापित हो जाता है बंगाल में। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में जो है वो सेन वंश जो है वो स्थापित होता है। था। यानी कि आप देखेंगे पाल वंश और जो सेन वंश है इसके बारे में कई सारी जो बातें हैं वो भी देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि जो सेन वंश के शासक थे, सेन दक्षिण में कर्नाटक देश और अपनी जो उत्पत्ति है वह यह ब्राह्मण छत्र से जो है वो बताते हैं। इनकी जो उत्पत्ति है वो हमें ब्राह्मण छत्र से देखने को मिल जाता है। यानी कि ब्राह्मण छत्र जो परंपरा है वहां पे इनकी उत्पत्ति जो है वो मानते हैं। तो इनकी उत्पत्ति का जो साक्ष्य हमें देखने को मिलता है तो आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। इनकी उत्पत्ति का साक्ष्य सेन वंश की उत्पत्ति सेन वंश की उत्पत्ति जो है, जो सेन वंश की हमें उत्पत्ति देखने को मिली है, आप देखेंगे कि अटाक देश में कटार कड़ार कटाक देश जो कड़ार्क देश हमें देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कड़ाट देश, यहाँ पे कड़ाट होगा, कड़ाट देश के आप देखेंगे कड़ाट देश के थे, ये कड़ाट देश के थे। उसके बाद इनके बारे में जो और हमें बातें जो देखने को मिलती है उत्पत्ति से, इन्होंने अपनी जो उत्पत्ति है वो ब्रह्म छत्र से जो है वो बताया है। यानी कि आप इनकी उत्पत्ति का साक्ष्य देखेंगे, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्म छत्र परंपरा से यह जो है वो बताते हैं। इनकी उत्पत्ति जो है ब्रह्म छत्र परंपरा से हुई है। यानी कि ब्रह्म छत्र जो परंपरा है उससे इनकी जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। इस प्रकार से मैं इनके बारे में जो है वो जानकारी जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि आनंद भट्ट जो थे उन्होंने बल्लाल चरित्र में जो है वो जो सेन कह सकते हैं कि सेना का जो है सेना को महाभारत के जो वीर कर्ण से इनको जोड़ा है। यानी कि आप देखेंगे एक हमें लेख जो है इनके बारे में देखने को मिलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक बल्लाल हमें सेन देखने को मिलेंगे, बल्लाल सेन, उनके ऊपर एक लेखनी लिखी गई है जिसको कि आनंद भट्ट ने लिखा है। तो उसपे जो हमें वर्णन देखने को मिलता है, उसमें ऐसा वर्णन हमें देखने को मिल जाता है कि जो कह सकते हैं कि इनकी सेना थी, यानी कि जो सेन वंश थे, इनकी जो सेना थी, इनका जो सेना था ये कर्ण यानी कि महाभारतीय कर्ण जो थे उनसे जोड़ के इनको जो है वो देखा गया है। तो आप इसको भी जो नोट है वो कर लीजिएगा। आप इस चीज को नोट कीजिएगा, भट्ट ने सेन वंश के सेना को महाभारत के जो कर्ण थे उनसे जोड़ के जो है वो देखा है। तो ऐसा वर्णन है इनमें बल्लाल भट्ट की जो एक रचना थी, आनंद भट्ट की जो रचना थी हमें देखने को मिलता है सेना को जो है इनकी एक हमें रचना देखने को मिल जाती है। तो मैंने उसके बारे में अभी नहीं लिखा है तो वहां पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखना है आपको बल्लाल भट्ट यानी कि बल्लाल चरित्र, यानी कि आप देखेंगे जो बल्लाल चरित्र है वो बल्लाल सेन के ऊपर जो है वो लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बल्लाल चरित्र बल्लाल चरित्र इसकी जो रचना है वो आनंद भट्ट ने की है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि इनकी सेना को जो है वह महाभारत से जोड़ के जो है वह देखा गया है। तो ऐसा हमें वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे इस वंश के जो हमें प्रथम शासक जो है वो देखने को मिलते हैं
उनके बारे में जो बातें हैं वो हम करेंगे। यानी कि आप देखेंगे इस वंश के जो हमें प्रथम शासक जो देखने को मिले हैं, जो कि हमें जिस साक्ष्यों में जो जिनका ज्यादा वर्णन हमें देखने को मिलता है, तो हम उनके बारे में जो बात करेंगे, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है विजय सेन। विजय सेन, विजय जो सेन है, विजय सेन है, इनका जो अगर हम टाइम पीरियड देखें तो इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है 1095 से लेकर 1198 से तक। यानी कि आप देखेंगे कि 1095 से 1100, जो 1100 हमें आपको बता दो कि जो 1158 ईस्वी है, यहाँ तक का इनका टाइम पीरियड जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में सारी जानकारी जो है वो प्रारंभिक जानकारी हमने देखा। अब उसके बाद जो है हमारा वंशावली जो है वो इस वंश की जो है वो प्रारंभ हो गई, यानी कि जो इस वंश की वंशावलियां हैं वो जो हमें है वो प्रारंभ होती हुई अब देखने को मिल जाएगी। तो हमने प्रारंभिक बातें जो थी उसको देखा था। अब जो है एक बार हम इसको जो है वो पूरी तरीके से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं सेन वंश के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा सेशन था वो हमारा सेन वंश के ऊपर जो है वो आधारित था। तो हमने सेन वंश के बारे में जो है वो सारी बातें जो है वो देखी। अब हम देखेंगे सेन वंश की जो प्रारंभिक बातें हैं वो हमें क्या क्या देखने को मिल जाती हैं। तो प्रारंभिक बातें जो है हम उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि सेन वंश के जो संस्थापक हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें सामंत सेन जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप सामंत सेन को देखेंगे तो इस वंश के हमें संस्थापक के रूप में जो है वो इनकी जानकारी जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि इस वंश के जो वास्तविक संस्थापक हमें देखने को मिले हैं, उनका जो हमें नाम देखने को मिला है वो है आदि पुरुष वीरसेन। यानी कि आप देखेंगे यह इस वंश के आदि पुरुष थे और इनका जो नाम हमें देखने को मिला है वह है वीरसेन। तो आप देखेंगे कि वास्तविक संस्थापक जो है वो हमें वीरसेन जो है वह देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी राजधानी के बारे में। तो इनकी राजधानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी हमें जो राजधानियां देखने को मिलती हैं, अगर एक हम यात्री की बातें छोड़ दें तो हमें 4 राजधानियां जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर उनको भी ले लें तो हमें इनकी 5 राजधानियां लगभग देखने को जो है वह मिल जाती है, क्रमशः देखने को मिलती है। इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है, यानी कि इनकी जो राजधानियां हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो विक्रमपुर, विक्रमपुर पहला जो आपको राजधानी देखने को मिलेगा, यानी कि प्रारंभिक जो राजधानी है वो हमें विक्रमपुर देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरी राजधानी है वो हमें विजयपुर देखने को मिलता है और जो हमें तीसरी राजधानी देखने को मिलती है वो कर्ण सुवर्ण जो है वह देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको बता दूं जब इस वंश के हमें अंतिम शासक देखने को मिलते हैं जो लक्ष्मण सेन थे, तो उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो लक्ष्मणावती जो है वो स्थापित की थी। यानी कि आप देखेंगे जो लक्ष्मणावती है वो इस वंश का जो हमें कह सकते हैं कि लगभग ऐसा माना जाता है कि यह इस वंश का जो है लास्ट जो है वो राजधानी था। लेकिन एक मिनहाज हमें देखने को मिलेंगे जो मध्यकालीन भारत में आए हुए यात्री हैं, उन्होंने अपना जो है वो एक वर्णन दिया है अपनी पुस्तक में, एक ऐसा वर्णन किया है कि जो उस यहाँ की जो राजधानी थी, यानी कि आप देखेंगे लक्ष्मण सेन की जो राजधानी थी जिस पर तुर्क ने आक्रमण किया था, आक्रमण करके तुर्क बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में उस पर आक्रमण किया था, तो वहां पे जो उस समय राजधानी थी वो उस समय उनकी राजधानी नदिया थी। तो ऐसा वर्णन जो है वो हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे इनकी राजधानी के बारे में कुछ और जो बातें हमें देखने को मिलती है वो क्या क्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो विजय सेन थी। अब जैसा कि मैं विजय सेन ने जो है वो स्थापित किया था, और विजय सेन ने जो स्थापित किया था इसकी जो राजधानी का नाम हमें देखने को मिलता है वो हमें विक्रमपुर जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी इनकी जो पहली राजधानी हमें देखने को मिलती है उसका जो नाम हमें देखने को मिलता है वो हमें विक्रमपुर जो है वह देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तत्पश्चात जो इनकी दूसरी राजधानी हमें देखने को मिलती है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह थी विजयपुर। यानी कि आप देखेंगे यह इनकी दूसरी राजधानी हमें देखने को मिल जाती है। लक्ष्मण सेन ने जो अपनी राजधानी, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि लक्ष्मण सेन ने जो अपनी राजधानी थी इसको लक्ष्मणावती जो है वो बनाया था, यहाँ पे एक नगर जो है वो बसाया था और यहाँ से इन्होंने अपनी राजधानी को जो है वहां पे हस्तांतरित किया था। उसके बाद आपको बता दूं कि मिनहाज ने इनकी जो राजधानी है वो नदिया बताई है, जैसा कि मैंने अभी आपको वर्णन करके बताया। पाल वंश के पतन के बाद आप देखेंगे कि बंगाल में जो है वो सेन वंश का हमें उत्पन्न जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि पाल वंश जो है उसका जो पतन हो जाता है उसके बाद जो है वो बंगाल के जो सेन वंश थे उन्होंने अपना जो राज्य था उसको स्थापित कर लिया। आप देखेंगे कि भारत में हमें जगह जगह पे ऐसा वर्णन जो है वह देखने को मिलता है, एक राज्य की जगह पे दूसरा राज्य जो है वो स्थापित होता है। तो हमें यह भारत के इतिहास में क्रमशः देखने को मिलता ही रहता है। उसके बाद आप देखेंगे सेन वंश की जो उत्पत्ति है
अगर आपको बताऊं सेन वन की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो थे वो अर्टाक अर्टाक देश के जो थे वो कर्टाट देश के जो है वह निवासी हमें देखने को मिलते हैं, यानी कर्टाक देश के थे। और इनकी जो उत्पत्ति बताई गई है वो ब्राह्मण क्षत्र परंपरा से हुई है, यानी कि आप देखेंगे जो ब्राह्मण क्षत्र परंपरा है उससे इनकी उत्पत्ति जो है वह बताई गई है। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि अगर आप देखेंगे आनंद भट्ट की एक हमें आनंद भट्ट का एक रचयिता आनंद भट्ट ने एक पुस्तक की रचना जो है वो ग्रंथ की जो है रचना की है जिसका नाम है बल्लाल चरित। यानी कि आप देखेंगे कि बल्लाल चरित जो है इसमें हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि जो सेन सेना थी या जो महाभारत के जो कर्ण थे उनसे इनको जो है वो जोड़ कर देखा गया है। हमें इनके बारे में ये सारी बातें जो है वो प्रारंभिक बातें जो है वह देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे विजय सेन के बारे में, यानी कि आप देखेंगे कि जो विजय सेन है इनके बारे में जो है वो हम अपनी बातें करेंगे। यानी कि अब हमारा जो क्लास है वो विजय सेन के ऊपर जो है वो आधारित होगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा ताकि मैं अब इसको जो अपनी क्लास को जो है वो आगे जो है वो बढ़ा सकूं। चलिए अब बात करते हैं हम विजय सेन के ऊपर, यानी कि अब देखेंगे हम विजय सेन के ऊपर। विजय सेन के ऊपर जो है वो हम अपनी जो है वो चर्चा करेंगे। तो विजय सेन का अगर हम देखें टाइम पीरियड जो हमें देखने को मिलता है तो 1095 ईस्वी से लेकर के आपको बता दूं 1158 ईस्वी तक, 1198 तक जो है वो इनकी जो है वो हमें कह सकते हैं प्रारंभिक जो कह सकते हैं इनकी जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वह हमें विजय सेन का 1095 से लेकर 1158 तक का जो इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। आपको बता दूं पहले हम देख लेंगे इनके जो साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, अभिलेख देखने को मिलते हैं। हम सबसे पहले अभिलेख की बात जो है वो करेंगे। अभिलेख की जो है वो हम चर्चा करेंगे, यानी कि आप देखेंगे सबसे पहले जो इनकी अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं वो हमें देवपाड़ा का जो है अभिलेख है वो देखने को मिलता है। देवपाड़ा, देवपाड़ा का अभिलेख हमें जो देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरा अभिलेख हमें देखने को मिलता है वो बैकरपुर अभिलेख है, यानी कि आप देखेंगे बैकरपुर अभिलेख, पुर अभिलेख, बैकरपुर का अभिलेख हमें देखने को मिलता है। और जो हमें तीसरा देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे जो इनका बैकरपुर का अभिलेख हमें देखने को मिला है उसके बाद आप देखेंगे बैकोर का अभिलेख जो है वो हमें देखने को मिलता है। बैकोर का अभिलेख, अभिलेख, तो इनके ऐसे हमें तीन जो अभिलेख हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि विजय सेन जो है इनके बारे में हमें जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आपको एक बार बता दूं कि जो विजय सेन है वो सेन वंश के महत्वपूर्ण प्रथम महत्वपूर्ण जो शासक हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आपको इस चीज को नोट कर लेना है कि विजय सेन सेन वंश के प्रथम महत्वपूर्ण प्रथम महत्वपूर्ण शासक अ, देखने को मिलते हैं। प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे, इनके बारे में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि यह हमें सेन वंश के प्रथम जो महत्वपूर्ण है वह शासक देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके धर्मानुयायी का, तो यह जो थे वो शैव धर्म के मतानुयायी थे, यानी कि आप देखेंगे कि यह शैव धर्म को मानते थे, मानने वाले थे। तो आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा कि यह शैव धर्म को मानते थे, यह शैव धर्म को मानते थे।
मानते थे या मतानुयायी थे, तो हमें इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि विजय सेन की जो सफलताएं थी उससे उत्कृष्ट होकर, यानी कि आप देखें उससे आत्कृष्ट होकर के जो श्रीहर्ष हैं, श्रीहर्ष ने इनके ऊपर जो है वो एक रचना की है जिसका नाम है विजय प्रशस्ति, और एक कह सकते हैं गौरव प्रशस्ति जो है वो उसकी रचना की है। यानी कि आप देखेंगे कि विजय सेन के ऊपर खुश होकर के विजय सेन के ऊपर विजय सेन पर आत्कृष्ट आत्कृष्ट होकर यानी कि आप देखें विजय सेन के ऊपर आत्कृष्ट होकर यह जो थे, यानी कि आत्कृष्ट होकर इन्होंने हर्ष ने, माफ कीजिएगा, श्रीहर्ष ने श्रीहर्ष ने एक रचना की है, एक नहीं दो रचना की है, खुश होकर अपनी रचना की है। इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो क्रमशः हमें दो रचनाएं जो है वो देखने को मिल जाता है। पहला है विजय प्रशस्ति, जो हमें पहला रचना देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहला जो है वो विजय प्रशस्ति, पहला जो है विजय प्रशस्ति है। जो हमें दूसरा देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे विजय प्रशस्ति है, उसके बाद आप देखेंगे कि हमें गोंडो का जो विषय कह सकते हैं कि गोंडो का विजय प्रशस्ति जो है वो हमें देखने को मिलता है। गोंडो का गौंड प्रशस्ति, गौंड विजय प्रशस्ति, प्रशस्ति देखने को मिलता है। तो इनके हमें दो यानी कि श्रीहर्ष की रचना की गए हमें दो प्रशस्ति जो है वो इनके बारे में देखने को मिलता है। एक बात आपको बता दूं कि जो ये है, यानी कि जो विजय श्रीहर्ष हैं, यह जो है वो कन्नौज के शासक के कह सकते हैं कि राज दरबारी थे। आप देखेंगे कन्नौज से इनका जो है, कन्नौज से होने के बाद भी इन्होंने इनके ऊपर जो है वो प्रभावित होकर जो है वो ये रचना की है। तो श्रीहर्ष जो थे, श्रीहर्ष कन्नौज के राज दरबारी थे, राज दरबारी थे, यानी कि आप देखें कन्नौज के राज दरबारी थे, हमें ऐसा वर्णन जो है वह देखने को मिलता है। कन्नौज के जो गढ़वाल शासक थे उनके यह राज दरबारी थे। तो कन्नौज के यह राज दरबारी थे जो कि गढ़वाल वंश के थे। गढ़वाल वंश के यह राज दरबारी थे। कन्नौज के गढ़वाल वंश के जो है यह राज दरबारी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम इनके बाद जो है वो हम बल्लभ सेन के जो बारे में जो है वो बात करेंगे, यानी कि जो बल्लाल सेन है हम उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। इनके बारे में हमने सारी बातें जो थी वो कर ली। अब हम यहाँ पे करेंगे बल्लाल सेन के बारे में। बल्लाल सेन कह सकते हैं या भल्लाल सेन कह सकते हैं, तो हमें बल्लाल सेन देखने को उनका जो नाम है वो देखने को मिलता है। बल्लाल सेन, बल्लाल सेन के बारे में है जो है वो हम बात करेंगे। इनकी जो उपाधि हमें देखने को मिली है वो हमें देखने को मिली है गंडेश्वर, यानी कि आप देखेंगे इनकी जो उपाधि हमें देखने को मिली है, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, उपाधि है गंडेश्वर। इनकी जो उपाधि में देखने को मिली है वो गंडेश्वर की उपाधि जो है वो देखने को मिलती है। बल्लाल सेन जो थे वो 1159 ईस्वी में जो है वो बंगाल के शासक बने थे, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बता रहा हूं मैं। यह 1159 ईस्वी में बंगाल के शासक बनते हैं। बंगाल के जो है ये शासक बनते हैं। 1859 में यह जो है वो बंगाल के जो है वो शासक बनते हैं। इन्होंने पाल वंश से के शासकों से प्रेरित होकर जो है वो
कह सकते हैं गंडेश्वर की जो उपाधि है उसको धारण की थी। यानी कि जो गंडेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की है वह इन्होंने पाल वंश के शासकों से कह सकते हैं उस उपाधि को लेकर के जो है उस उपाधि को जो है वो धारण किया था। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। इन्होंने पाल वंश के शासकों से गंडेश्वर की उपाधि स्वयं धारण किया। क्या था स्वयं इन्होंने जो है वो इस उपाधि को जो है वह धारण किया था। हमें इनके बारे में जो है वो हमें देखने को ये सारी बातें जो है वह मिल जाती है। आपको बता दूं कि यह भी जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। यह शैव धर्म को मानते थे मानते थे। तो हम इनके बारे में ये जानकारी जो है वह देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो बल्लाल सेन थे इन्होंने कुलीन वंश के यानी कि कुलीन वंश के विकास के लिए काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण कार्य जो है वो किया था। यानी कि आप देखेंगे कि इनको ही ऐसा श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने बंगाल में जो है वो ब्राह्मणों को लाकर बसाया था। यानी कि आप देखेंगे कि बंगाल में इन्होंने ब्राह्मणों को बसाया था, ऐसा श्रेय जो है वो इनको दिया जाता है। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। इन्होंने बंगाल में ब्राह्मणों को जो है वो बसाया था। इन्होंने बंगाल में ब्राह्मणों को लाकर बसाया था। बसाया था यानी कि ब्राह्मणों को इन्होंने बंगाल में ला करके जो है वो बसाने का जो श्रेय है वो इनको दिया जाता है। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इनके जो कुलीन वर्ग के इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उसमें हमें देखने को मिलता है इन्होंने कुलीनवाद के नाम से एक प्रसिद्ध सामाजिक जो आंदोलन था उसको इन्होंने शुरू किया था। तो ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है जो जैसा कि मैंने आंदोलन बताया तो आंदोलन यही था। इसमें यह तमाम जगहों से जो है वो ब्राह्मणों को ला करके जो है वो बंगाल में बसाने का जो है वो कार्य कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे इनके बारे में यह देखने को जानकारी जो है वो मिल जाती है। तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो लिखने का जो है वो प्रयास कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो बातें समझ में आए। तो आपको ऐसे इस बात को नोट करना है कि इन्होंने कुलीनवाद के नाम से कुलीनवाद के नाम से जो है वो आंदोलन शुरू किया। शुरू किया किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि भारत के विभिन्न जगहों से ब्राह्मणों को ला करके इनको अपने बंगाल में जो है वो स्थापित करना था। ऐसा वर्णन जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें कुलीन जातियों की सत्ता को शुद्धता को बनाए रखने का जो है वो प्रयास किया गया था। इस आंदोलन में जो है आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि इस आंदोलन में कुलीन वर्ग की सत्ता और शुद्धता को कायम करना था। सत्ता और कायम रखना था। ना हाँ, हम इनके बारे में ये सारी जो जानकारी है वह देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि बल्लभ सेन के बारे में हमें ये सब तमाम जो बातें हैं वह देखने को मिलती रहती हैं। तो जैसा कि अब हम एक बार इनके बारे में जो सारी बातें हमने देखी उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको जो सारी बातें हैं वो पूरी तरीके से समझ में आ जाए।
तो हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि हम इस वंश के जो प्रारंभिक शासक हैं, यानी कि सेन वंश के जो हमें प्रारंभिक शासक देखने को मिले हैं, जो जिनके बारे में हमें साक्ष्य देखने को मिलता है, हम उनके ऊपर जो है अपनी क्लास कर रहे हैं, जिनका नाम हमें जो देखने को मिलता है वह है विजय सेन। यानी कि विजय सेन के बारे में आप देखेंगे कि 1095 ईस्वी से लेकर के 1158 ईस्वी तक का जो है वो इनका टाइम पीरियड जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि इनके हमें जो 2 या 3 जो अभिलेख हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एक देवपाड़ा का अभिलेख हमें देखने को मिला है, उसके बाद आप देखेंगे कि बैकनपुर का अभिलेख देखने को मिला है, पैकोर का अभिलेख जो है वो हमें देखने को मिला है। तो इस प्रकार से हमें इनके जो 3 अभिलेख हैं वो देखने को मिल गए हैं। हम विजय सेन की बात कर रहे हैं, तो विजय सेन को आपको बता दूं कि विजय सेन जो थे वो सेन वंश के हमें प्रथम महत्वपूर्ण जो शासक हैं, जिनके बारे में हमें साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो हम प्रथम महत्वपूर्ण जो शासक हैं उनके बारे में बात करें, तो इस वंश के ये प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि विजय सेन की कह सकते हैं विजय सेन की प्रभावों से कह सकते आकृष्ट होकर श्रीहर्ष नामक एक कह सकते हैं कि विद्वान ने इनके ऊपर जो है वो अपनी रचना जो है वो लिखी थी। तो इस वंश यानी कि विजय सेन के ऊपर जो लिखी गई रचना थी श्रीहर्ष द्वारा, वो हमें देखने को मिलती है। तो उसमें हमें 2 नाम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि विजय प्रश पहली जो हमें रचना जो देखने को मिलती है श्रीहर्ष की, वो हमें विजय प्रशस्ति देखने को मिलती है, और जो दूसरा हमें रचना देखने को मिलता है वो गौंडो विजय प्रशस्ति देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे गौंडे जो विजय प्रशस्ति है वो हमें इनकी दूसरी रचना देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ हर्ष के बारे में। श्रीहर्ष जो थे वो कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासकों के जो है वो राज दरबारी थे। यानी कि आप देख रहे हैं कि यह कन्नौज के राज दरबारी होने के बाद भी इन्होंने जो है वो कह सकते हैं कि सेन वंश के शासक जो विजय सेन थे, इनके ऊपर जो है वो अपनी रचना जो है वो लिखने का जो है वो कार्य किया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। तो ये तो बात रही हमने विजय सेन के बारे में जो बातें की उनके ऊपर। अब हम देखेंगे कि जो हमें बल्लाल सेन देखने को मिले हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जो बल्लाल सेन हमें देखने को मिले, इनके बाद जो हमें शासक देखने को मिलते हैं या इनके उत्तराधिकारी थे, ऐसा वर्णन भी हमें देखने को मिल जाता है। तो इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है वो हमें गंडेश्वर की जो है वो उपाधि देखने को मिल जाती है। यानी कि बल्लाल सेन की जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वो गंडेश्वर की जो है उपाधि देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको बता दूं कि यह जो थे 1159 में जो है यह बंगाल के जो है वो शासक बनते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि ये बंगाल के जो शासक हैं हमें 1159 ईस्वी में जो है वो बंगाल के शासक बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। यह एक शैव धर्म को मानने वाले थे। हालांकि इनके जो पिता थे विजय सेन वो भी शैव धर्म को ही मानने वाले थे, लेकिन जो अभी हमें आगे जो लक्ष्मण सेन देखने को मिलेंगे, यह जो थे वे वैष्णव धर्म के जो है वो प्रवर्तक है, यानी कि वैष्णव धर्म को जो है वो मानने वाले थे। तो चलिए अब इनके बारे में ये तो होगा धर्म के बारे में। आपको बता दूं कि इन्होंने पाल वंश से जो है वो अपनी जो है ये उपाधि जो है वो धारण की थी। यानी कि आप बता दो कि जो पाल वंश के शासक थे वो गंडेश्वर की जो है उपाधि धारण करते थे, तो उन्होंने इनसे वो उपाधि ले करके जो है वो इस उपाधि को स्वयं धारण करने का जो है वो प्रयास किया था। तो इन्होंने इसमें जो है इन्होंने अपनी उपाधि को जो है वो धारण करने का जो है वो प्रयास किया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हमें यह देखने को मिलती है। आपको बता दूं इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण हमें बातें देखने को मिलती है कि इन्होंने जो है वो कुलीन वर्ग के लिए एक जो है वो अभियान जो है वो प्रारंभ किया था। यानी कि इन्होंने कुलीन वर्ग के लिए जो लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन थे, इन्होंने कुलीन वर्ग के लिए जो है वो एक अपनी जो है वो आंदोलन जो था उसको प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत के विभिन्न जगहों से कुलीन वर्ग के ब्राह्मणों को ला करके यहाँ पे इनके राज्य में बंगाल में जो है वो स्थापित करना था, ताकि इनकी जो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कुलीन वर्ग के लोगों को की शुद्धता और उनकी जो कह सकते हैं कि सत्ता को जो है वो कायम रखने के लिए ये आंदोलन इन्होंने चलाया था। इसके बाद आपको बता दूं कि जो हमें बल्लाल सेन देखने को मिलते हैं, इनके बारे में ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि बल्लाल सेन जो थे इन्होंने ब्राह्मणों को जो है वो बंगाल से ला करके माफ कीजिएगा, इन्होंने समस्त भारत से ब्राह्मणों को ला करके जो है वो बंगाल में जो है वो बैठाने का बसाने का जो है वो कार्य जो है इन्होंने किया था। यानी कि इन्होंने ऐसा जो अभियान चलाया था ब्राह्मणों के लिए। तो एक बार मैं आपको फिर से जो है इसके बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको बता दूं कि बल्लाल सेन हमें इस वंश के जो दूसरे महत्वपूर्ण शासक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। इनका एक हमें आंदोलन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन हमें देखने को मिल जाता है। यह जो आंदोलन था इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था, इस आंदोलन में आप देखेंगे कुलीनवाद, यानी कि इसको कहा जाता है कुलीनवाद का आंदोलन। इसमें कुलीनवाद के नाम से इस आंदोलन को जो इन्हें शुरू किया था, और शुरू करने के बाद आपको बता दो कि जो यह आंदोलन था यह सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन हमें देखने को मिल जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कुलीन वर्ग के लोगों को
ला करके बंगाल में उनकी सत्ता को और इनकी जो शुद्धता को जो है वो हमेशा के लिए कायम रखा जाए। इसके बाद आपको बता दूं कि बल्लाल सेन ही एक महत्वपूर्ण हमें शासक देखने को मिलते हैं जिन्होंने भारत के विभिन्न विभिन्न जगहों से ब्राह्मणों को ला करके जो है वो बंगाल में बसाने का जो है वो कार्य किया था। यानी इन्होंने अपने शासन काल में ज्यादातर जो है वो कुलीन वर्ग के लोगों के लिए यानी ब्राह्मणों के लिए और उनकी शुद्धता के लिए और उनकी सत्ता के लिए जो है उनको कायम रखने के लिए जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो कार्य किए थे। इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो सारी बातें जो है वह देख ली। अब हम देखेंगे इस वंश के जो हमें अंतिम शासक कह सकते हैं और एक महत्वपूर्ण शासक जो भी है वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हम उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है हम उनके ऊपर जो है वो अपनी चर्चा जो है वह कर सकें। इसके ऊपर जो है अपनी हम चर्चा करते हुए आगे अब बढ़ेंगे। चलिए अब हम देखेंगे इस वंश के बारे में जो आगे अगले शासक जो हमें देखने को मिले हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें लक्ष्मण सेन का जो है वह नाम देखने को मिल जाता है। लक्ष्मण सेन जो है वो इस वंश के हमें कह सकते हैं कि अंतिम शासक के रूप में जो है वो इनका जो है नाम हमें देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि यह जो थे वो बल्लाल सेन के जो है उत्तराधिकारी थे। ऐसा वर्णन इनके बारे में हमें देखने को मिलता है। इन्होंने अपने पूर्वजों को विपरीत इन्होंने वैष्णव धर्म को जो है वो माना था। यानी कि आप जैसा कि मैंने आपको बताया था तो पहला पॉइंट हम इसके बारे में नोट कर लेते हैं कि यह बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने अपने पूर्वजों के आप देखेंगे इनके जो पूर्वज थे वो शैव धर्म को मानने वाले थे लेकिन इन्होंने अपने पूर्वजों के खिलाफ जो है वो अपना धर्म जो है वो प्रवर्तन कर दिया। पूर्वजों के खिलाफ पूर्वजों के उलट सॉरी माफ कीजिएगा पूर्वजों के उलट अपना धर्म वैष्णव कर लिया। धर्म कर लिया ऐसा वर्णन जो है हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण जो है हमें इनके बारे में प्रश्न जो है वो देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि जो लक्ष्मण सेन थे इन्होंने जो गढ़वाल वंश के चंद शासक थे इनको इनसे जो है काशी और प्रयाग जो था उस राज्य को जो है उनसे छीन लिया था, उनसे विजित कर लिया था। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। इन्होंने गढ़वाल शासक चंद्रसेन जो हमें नाम देखने को मिलता है इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है जयचंद सॉरी माफ कीजिएगा जयचंद से काशी और प्रयाग जो था उसको विजिट कर लिया था। लिया था। इससे पहले जो है वो हमारा गढ़वाल वंश के ऊपर जो है वो क्लास हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो गढ़वाल वंश के बारे में जो सारी बातें हैं वो मैंने एक क्लास में ही
आपको दे दिया है, तो आप जाके एक क्लास में ही इनके बारे में जो है वो सारी जानकारी ले सकते हैं कि गढ़वाल वंश के कौन से शासक थे, किसके साथ कहाँ कहाँ युद्ध हुआ है। वो सारी बातें जो है मैंने गढ़वाल वंश के शासकों के बारे में जो है वो आपको पहले से ही बता रखी है। तो आप चाहें तो गढ़वाल वंश का जो क्लास है उसको देख सकते हैं, मैंने पहले से ही अपने चैनल पे जो है वो अपलोड कर रखा है, तो आप चाहे तो वहां पे जाके इसको जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद आपने को बता दूं कि इसने जो है वो पूरी और अंग का जो क्षेत्र था उसको भी अपने राज्य में जो है वो मिला लिया था। आपको बता दूं कि पूरी काशी एवं प्रयाग का जो विजय स्तंभ था वहां पे इन्होंने अपनी जो विजय स्तंभ थी इसको इन्होंने स्थापित कराया था। ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। इन्होंने इन्होंने पूरी पूरी काशी और प्रयाग में अपना विजय स्तंभ स्थापित कराया था। इनके बारे में ये जानकारी जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं जैसा कि मैंने अभी आगे जब क्लास हमारी शुरू हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक हमें विदेशी यात्री हैं जिनका नाम है मिनहाज। जो हमें मिनहाज के अनुसार अगर हम देखें तो मिनहाज सिराज जो है उनके बारे में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। मिनहाज मिनहाज के अनुसार मिनहाज के अनुसार जो है वो हम अब इसको जो है वो बताएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो मिनहाज के अनुसार हमें ऐसा वर्णन जो है वो देखने को मिलता है कि 1202 ईस्वी में जो है वो तुर्क कह सकते हैं तुर्क का जो आक्रमण है वो भारत में हुआ था। आपको पता है कि इससे पहले ही हो गया था। तो जो तुर्क आक्रमण हुआ था तो उसमें आप देखेंगे कि बख्तियार खिलजी जो थे इन्होंने जो है वो बंगाल पे जो है अपनी चढ़ाई जो है वो की थी। बंगाल पे चढ़ाई करके उस समय जो बंगाल के शासक थे वो लक्ष्मण सेन थे और इनकी जो राजधानी इन्होंने इनके हिसाब से इनके ग्रंथों में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वह थी लक्ष्मण देवी, यानी कि आप देखेंगे लक्ष्मणा जो पुरी है वो हमें इनका जो है वो राजधानी देखने को मिल जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले क्लास में बताया। उसके बाद आपको बता दूं कि जो मिनहाज है इनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि उस समय जो इनकी राजधानी थी वो नदिया थी, यानी कि मिनहाज के अनुसार इनकी राजधानी नदिया पर 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने जो आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद इनको जो है वह पूरी तरीके से जो हरा दिया। आपको बता दूं कि भागीरथी एक नदी हमें देखने को मिलती है वहां पे, तो भागीरथी नदी के तट पर जो है वो इनको पराजित किया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। तो ये तो रहा हमारा सेन वंश के बारे में जो पूरी क्लास जो थी, आज का जो हमारा सेशन था वो सेन वंश के ऊपर पूरा का पूरा आधारित था। तो चलिए एक बार हम इसको फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सारी बातें जो है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होती हुई चलेंगी। तो हम जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अब लक्ष्मण सेन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमने बल्लभ सेन को देखा, उसके बाद हमने विजय सेन को देखा, विजय सेन के बाद जो है हम लक्ष्मण सेन के ऊपर जो है अपनी क्लास जो है वो कर रहे हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह बल्लभ सेन के जो है उत्तराधिकारी थे। ऐसा मैंने आपको बता दिया कि यह बल्लभ सेन के उत्तराधिकारी थे। आपको बता दूं कि इससे पहले के जो सेन वंश के शासक थे उन्होंने शैव धर्म को माना था, शैव धर्म के मतानुयायी थे, लेकिन यह जो थे इनके उलट जो थे इन्होंने अपना जो धर्म था वह कह सकते हैं कि जो वैष्णव धर्म था इसको इन्होंने मान लिया था। इन्होंने वैष्णव धर्म को जो है वो अपना धर्म जो है उसको मान लिया था। ये वैष्णव धर्म को मानने वाले जो थे वो शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि इन्होंने गढ़वाल वंश के जो शासक थे जो कि हमें देखने को मिलते हैं जयचंद, इनको काशी और आप देखेंगे प्रयाग का जो स्थान था, यानी काशी और जो प्रयाग का स्थान था, राज्य था, उसको इन्होंने विजिट कर लिया था और इन्होंने जो है वो इन्होंने पूरी काशी और प्रयाग में जो है वो अपने विजय स्तंभ की जो है जो विजय स्तंभ का जो है वो निर्माण भी इन्होंने करवा दिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। एक महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें देखने को मिलता है वो मिनहाज के अनुसार है। एक हमें विदेशी यात्री हैं जो देखने को मिलते हैं मिनहाज सिराज, उन्होंने ऐसा वर्णन अपने पुस्तक में दिया है कि जिस समय लक्ष्मण जो सेन थे, इसमें लक्ष्मण सेन जो थे वो यहाँ के शासक थे, यानी कि आप देखेंगे बंगाल के शासक थे। इसी समय बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में जो है वो इनके राज्य पे जो है वो आक्रमण किया और हमें भागीरथी नदी के किनारे, यानी कि आप देखेंगे भागीरथी नदी के किनारे जो इनका कह सकते हैं कि राज्य था, इनका जो ये राजधानी है, राजधानी मिनहाज के अनुसार जो इनकी राजधानी है नदिया,
वहां पे जो है इन्होंने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद जो है वो नदिया को पूरी तरह से अपने राज्य में जो है वो मिला लिया। इस प्रकार से हमें इनका जो पतन है वो देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमने आज देखा सेन वंश के बारे में, सेन वंश के सभी शासकों के बारे में। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।